आज का वीडियो हम अपने फादर्स को डेडिकेट करते हैं और उन सब लोगों को जो ये बात मानते हैं कि भाषा यानी लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम यानी माध्यम है। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और हम उन सब लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। चाइना, रशिया और ब्राजील के लोगों को भी अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, पर ये देश आज काफी आगे हैं। हिंदी मेरी जान। अलीगढ़ का शेल्डन कूपर 12वीं पास करी जब सिर्फ 14 साल के थे, पर बस गलती ये हो गई कि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अंग्रेजी हमेशा एक तकलीफ रही है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला मिला तो पहले लेक्चर में ही बाहर निकाल दिए गए क्योंकि अंग्रेजी में प्रोफेसर का सवाल समझ नहीं आता था। पर शर्मा जी यहाँ कहाँ हार मानने वाले थे। रद्दी से अंग्रेजी न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीद खरीद के अंग्रेजी का जाप किया। 197 BSNL के फोन से मिलाओ तो गाना बजता था। इसी कॉन्सेप्ट पर मोबाइल कंटेंट क्रिएशन कंपनी 197 कंपनी की शुरुआत शर्मा जी ने 22 दिसंबर 2000 को की। 197 का पूरा नाम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। ज्योतिष हो या खेल समाचार, हर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अपना क्लाइंट बनाया, जिसमें एयरटेल जैसी बड़ी कंपनीज भी शामिल थी। सारा कंटेंट जो आप देखते थे नोकिया के जमाने में, वो ज्यादातर 197 का ही कंटेंट था। पर शर्मा जी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। अभी तो पिक्चर बस शुरू हुई थी। QR कोड और वॉलेट बनाया और अपने आइडल जैक मा से मुलाकात करी। जैक मा अली बाबा के फाउंडर थे और उनको भी अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती थी, पर उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करोगे। शर्मा जी ने बोला कि एम्प्लॉयज परिवार जैसे हैं और उन सबको ESOPs दिए हैं। ये सुनकर जैक मा बहुत खुश हुए और अब उनके एक प्रमुख इन्वेस्टर भी हैं। मोदी जी ने जिस दिन नोटबंदी करी उस दिन पूरे भारत ने बोला पेटीएम करो। आज पेटीएम की वैल्यूएशन तकरीबन 16 बिलियन US डॉलर्स है। शर्मा जी के लड़के ने कमाल ही कर दिया। मेहनत के आगे किस्मत भी झुकती है। आज विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ तकरीबन 2.3 बिलियन US डॉलर्स है। भारत में अधिकतर लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस B2C स्पेस में, मतलब दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में कैश से होता था और होता है और होता रहेगा। बट कैश में अपनी दिक्कतें हैं, जैसे ATM बार बार जाने की झंझट, नकली नोट, बैंक और ATM की लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानी, शहर से गांव और गांव से शहर छोटे अमाउंट्स ट्रांसफर करने की परेशानी। पेटीएम ने भारत का पहला QR कोड और पेटीएम वॉलेट बनाकर ये दिक्कतें थोड़ी कम कर दी। आप सोचिए कि अगर नोटबंदी में पेटीएम नहीं होता तो छोटे दुकानदार कहाँ जाते। पेटीएम ने कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए एक यूनिक इकोसिस्टम बनाया, जिसके थ्रू छोटी ट्रांजैक्शंस एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर QR कोड से होने लगी। अब ये QR कोड और पेटीएम वॉलेट क्या है? QR कोड एक 2D बार कोड है जो 1994 में जापान की डेंजो वेव कंपनी ने बनाया था, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके पेटीएम ने इंडिया का पहला QR कोड बनाया, जिससे आप स्मार्टफोन के कैमरा से डिजिटल पेमेंट्स कर सकते थे। जैसे आपकी जेब में वॉलेट है, बटुआ है, जिसमें 100, 500 या 1000 रुपए तक होते हैं, जबकि आपके बैंक अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे होते हैं। उसी तरह पेटीएम वॉलेट एक ऐसा डिजिटल मोबाइल वॉलेट है जिससे आप अपना पूरा बैंक अकाउंट लिंक करे बिना छोटे अमाउंट्स पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करके पेटीएम कर सकते हैं। अब पेटीएम कंपनी पैसे कैसे कमाती है और उनका खर्चा कहां कहां होता है, आइए जानते हैं। पेटीएम पर गेम बनती है कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स की, मतलब ग्राहक और व्यापारी की।
तो पहले हम आपको समझाते हैं GMV क्या होता है। GMV का मतलब है ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू। जितने भी पेमेंट्स पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जो लगभग 33 करोड़ कंज्यूमर्स हैं और 2 करोड़ मर्चेंट्स हैं, उनकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू को GMV कहते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेटीएम के हिसाब से करीब 4,03,300 करोड़ की GMV का लेन देन पेटीएम प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर और मर्चेंट के बीच हुआ है। पेटीएम ये उम्मीद कर रहा है कि उसका 4,03,000 करोड़ का GMV ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही बढ़ती हुई ट्रांजैक्शंस पर वो कहीं ना कहीं कमाए। इसे टेक रेट कहते हैं, जो पेटीएम का कुछ टाइम से इतना नहीं बढ़ रहा जितनी उम्मीद थी। पहले तो लोगों को डिजिटल पेमेंट्स का चस्का चढ़ाकर अब टाइम था कुछ कमाई करने का, मगर ये गूगल पे, फोन पे और अन्य यूपीआई लिंक पेमेंट्स ऐप्स की वजह से जो कंप्लीटली फ्री होती हैं, पेटीएम की कमाई का स्कोप इस डिजिटल इकोसिस्टम से थोड़ा सा कम हो गया। आजकल ये टेक रेट मोटा मोटा 0.6% से लेके 0.8% के बीच में है, जिसमें से आपको पता है यूपीआई और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शंस तो फ्री हैं, मगर वॉलेट टू बैंक और क्रेडिट कार्ड टू वॉलेट ट्रांजैक्शन से काफी चार्जेस की कमाई होती है। तो ब्लेंडेड टेक रेट आजकल 0.6 से 0.8% के बीच में है। पेटीएम ने ना सिर्फ प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड बनाया, बल्कि पेटीएम मूवी, पेटीएम मॉल, पेटीएम ट्रैवल और भी प्लेटफॉर्म्स बनाए। इनसाइडर, टिकटम्यू जैसे स्टार्टअप्स को खरीदा और एंटरटेनमेंट और ट्रैवल इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए। पेटीएम का डायरेक्ट एपीआई है IRCTC के साथ। उसकी वजह से ट्रेन टिकट में जो लोगों को दिक्कतें होती थी वो काफी कम हो गई। ऐसे ही कंपनी ने बस बुकिंग के लिए रेड बस जैसा ही एक बुकिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया। उसके बाद पेटीएम ने गेमिंग लीग शुरू की। पेटीएम फर्स्ट गेम्स नेम की एक कंपनी से शुरुआत हुई। इसमें इन्होंने फैंटेसी क्रिकेट, रमी एक्सेट्रा गेम से पैसे बनाने की कोशिश की है। फिर पेटीएम ने पेटीएम गोल्ड शुरू किया, जहां उसने डिजिटल गोल्ड इशू किया और ऑफर किया अपने सब्सक्राइबर्स को कि आप ₹1 में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत लोकप्रिय है। उसके बाद कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया, पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म बनाया। पेटीएम मनी बहुत लोकप्रिय हुआ। पेटीएम मनी और पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड 100% सब्सिडरी हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पेटीएम स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, IPO लाइव, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। फिर पेटीएम ने बड़े बैंक्स और NBFCs के साथ टाई अप किया, क्योंकि पेटीएम के पास 33 करोड़ लोगों का सब्सक्राइबर बेस है और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कंज्यूमर बेस है। पेटीएम बैंक और NBFCs के पास गया और बोला कि हम आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स क्रिएट करके देंगे। उन्होंने एक मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि बैंक्स सबको लोन नहीं दे पाता, तो उन्होंने अपना एक ओन क्रेडिट अप्रूवल मैकेनिज्म क्रिएट किया, जिससे एक 5 पॉइंट मैकेनिज्म चेक लगाया। इसमें उन्होंने अपने 33 करोड़ सब्सक्राइबर बेस में से कुछ कस्टमर्स को फिल्टर किया और उन कस्टमर्स को बार बार लोन के एड्स दिखाने शुरू करे। लोन के एड्स दिखाने के बाद ये कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते थे और इससे पेटीएम उन लोन प्रोडक्ट्स को इन कस्टमर्स को बेच पाता था। इस तरीके से पेटीएम 2 से 4% की कमाई हर लोन डिसबर्समेंट पर कर लेता था। पेटीएम ने अपने सिस्टम में रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 कलेक्टिव चेक्स लगाए हैं। कस्टमर को बैंक के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन एक्सेट्रा, अपने सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको ये इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फिर इनको एड्स दिखा दिखाकर बार बार बैंक के प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं
और लोन के पैसे जब डिसबर्स हो जाते हैं तब 2 से 4% कमीशन चार्ज करते हैं बैंक से। पेटीएम ने पेटीएम सिटी बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी निकाला था। तो ये सारे क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही पेटीएम ने डेवलप किए हैं। पेटीएम ने बाय नाउ पे लेटर जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही एक प्रोडक्ट निकाला। यहां पेटीएम ने प्रोडक्ट निकाला पोस्ट पेड मिनी, जहां से छोटे लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स के लिए। पेटीएम ने आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ टाई अप किया और आदित्य बिरला से हर ट्रांजैक्शन पर टेक्नोलॉजी फी, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फी कलेक्ट करता है, जो करीब 1 से 2% है। पेटीएम के पास पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस भी है, जिसमें 49% स्टेक है और बाकी 51% विजय शेखर शर्मा का है। अब अगर बात करें पेटीएम के खर्चों की, तो पेटीएम के खर्चे हैं, 4 मेन खर्चे हैं। पहला है पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, दूसरा है प्रमोशनल इंसेंटिव्स और कैशबैक्स, तीसरा है पेरोल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट और चौथा है सॉफ्टवेयर कॉस्ट। पेटीएम का सारा सॉफ्टवेयर इन हाउस है, मतलब कि खुद ही डेवलप किया है और वो अमेज़न का डेटा सेंटर भी यूज करते हैं। पेटीएम में काफी कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्टमेंट की है। एंजल इन्वेस्टर्स से लेकर वेंचर कैपिटल फंड्स, काफी लोगों ने काफी भारी मात्रा में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। सैफ पार्टनर्स सबसे पहला इन्वेस्टर था। अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, वॉरेन बुफे, रतन टाटा ऐसे बड़े दिग्गज महा इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। तो ये सब इन्वेस्टर्स ये जानते हैं कि पेटीएम ने एक यूनिक क्यूआर कोड और पेटीएम वॉलेट क्रिएट किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक यूनिक इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसमें कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स, मतलब दुकानदार और ग्राहक, डिजिटल पेमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकें। और इस डिजिटल इकोसिस्टम से पेटीएम ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब देखने की बात यह होगी कि पेटीएम इस 33 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस से कितनी ऑप्शनैलिटी और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और कब जाकर पेटीएम जैसा एक महा फिनटेक यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल होगा और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे पाएगा। थैंक यू।